हेलो दोस्तों, हमने इससे पूर्व उपयोगितावादी विचारक जे.एस. मिल का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम आदर्शवादियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम आदर्शवादी विचारक है हेगल। हेगल जर्मनी का एक दार्शनिक था। हेगल से संबंधित भी नेट में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, उसके द्वंद्वात्मक सिद्धांत से संबंधित एवं उसकी पुस्तकों से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम हेगल का विस्तार से अध्ययन करते हैं। हेगल का सामान्य परिचय है। हेगल एक आदर्शवादी विचारक था, अर्थात हेगल एक आदर्शवादी विचारक था। जर्मन आदर्शवादियों में हेगल का नाम सर्वोच्च है, अर्थात हेगल का नाम शीर्षस्थ था, अर्थात जर्मनी के आदर्शवादियों में हेगल का नाम शीर्ष पर था। इनका पूरा नाम जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल था, अर्थात इसका पूरा नाम जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल था। 1770 ईस्वी में दक्षिणी जर्मनी में वर्टमबर्ग में उसका जन्म हुआ, अर्थात हेगल का जन्म दक्षिणी जर्मनी के वर्टमबर्ग में हुआ था और उसकी युवावस्था फ्रांसीसी क्रांति के तूफानी दौर में बीती, अर्थात जब हेगल जवान या युवा हुआ था उस समय फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। हेगल ने विवेक और ज्ञान को बहुत महत्व प्रदान किया, अर्थात हेगल ने विवेक और ज्ञान को बहुत महत्व प्रदान किया था। उसने तर्क एवं द्वंद्ववाद के माध्यम से सत्य को परखने की विधि बताई थी, अर्थात उसने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत दिया। हेगल के दर्शन का महत्व दो ही बातों पर निर्भर करता है। हेगल के दर्शन का महत्व दो ही बातों पर निर्भर करता है। पहला है द्वंद्वात्मक पत्ति, अर्थात हेगल ने द्वंद्वात्मक पत्ति थी जिसके तीन चरण थे, वाद, प्रतिवाद और संवाद। दूसरा राज्य का आदर्शीकरण, अर्थात उसने राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। उसने पृथ्वी पर राज्य को विश्व आत्मा का अवतरण बताया, अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताया था। 1831 ईस्वी में इस महान आदर्शवादी की हेजे की बीमारी से बर्लिन में मृत्यु हुई, अर्थात हेगल की मृत्यु 1831 में बर्लिन में हेजे की बीमारी से मृत्यु हो गई। इस महान विचारक पर प्लेटो, अरस्तु, कांट, फिक्टे तथा मॉन्टेस्क्यू व रूसो का विशेष प्रभाव पड़ा, अर्थात इससे पूर्व के जो भी महान दार्शनिक या विचारक हुए उनका प्रभाव हेगल पर पड़ा। हेगल की रचनाएं, हेगल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रथम है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसका प्रकाशन 1807 ईस्वी में हुआ था। इनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक है साइंस ऑफ लॉजिक, इसका प्रकाशन 1816 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख तीसरी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट। इस पुस्तक का प्रकाशन 1821 ईस्वी में हुआ था। इनकी अगली जो प्रमुख पुस्तक थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, अर्थात जर्मनी का संविधान। इससे अगली इनकी पुस्तक थी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इसका प्रकाशन 1836 ईस्वी में हुआ, जो हेगल की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस पुस्तक का नाम क्या है या वह कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन हेगल की मृत्यु के बाद हुआ था, तो उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इसका प्रकाशन 1836 ईस्वी में हुआ, जबकि 1831 ईस्वी में ही हेगल की मृत्यु हो जाती है। हेगल की राजनीतिक विचारधारा की कुंजी उसका ग्रंथ फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है। हेगल ने राज्य को
विश्व आत्मा का अवतरण पृथ्वी पर माना, अर्थात राज्य को वह पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानता है। इसी क्रम में हीगल विश्व आत्मा का विचार प्रकट करता है। तो हीगल का विश्व आत्मा का विचार इस प्रकार है। हीगल के अनुसार इतिहास विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति की कहानी है। हीगल के अनुसार इतिहास विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति की कहानी है, अर्थात ये इतिहास है वो विश्व आत्मा अर्थात ईश्वर का ही एक प्रतिरूप है, उसी के आगमन की एक कहानी है तथा इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं का संबंध विश्व आत्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों से है। अर्थात हीगल इसको समझाते हुए कहता है कि इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं का संबंध विश्व आत्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों से है। विश्व आत्मा की अवधारणा एक आध्यात्मिक विचार है, अर्थात विश्व आत्मा की अवधारणा हीगल का एक आध्यात्मिक विचार है, अर्थात यह एक धार्मिक विचार है। हीगल ने विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक विकास क्रम में जोड़कर, अर्थात एक विकास क्रम में जोड़कर विकास के अनवरत क्रम का निर्धारण किया है, अर्थात कि इस पृथ्वी का विकास किस प्रकार हुआ है इसका एक क्रम उसने समझाने का प्रयास किया है। विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक हीगल एक विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक था। इस प्रकार विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक हीगल सभी जड़ का अर्थ यहाँ पर जो निश्चल वस्तु है, जैसे पहाड़ है वो जड़ वस्तु है। जड़ एवं चेतन जिसमें जीव और गति पाई जाती है उसको चेतन कहा जाता है। जड़ एवं चेतन वस्तुओं का उद्भव विश्व आत्मा के रूप में देखता है, अर्थात हीगल जो है वो सभी जड़ एवं चेतन वस्तुओं का उद्भव विश्व आत्मा के रूप में देखता है, अर्थात ईश्वर के रूप में ही देखता है। हीगल की दार्शनिक मान्यता है जो कुछ वास्तविक है, अर्थात इस पृथ्वी पर जो सत्य है वह बुद्धिगम्य है, अर्थात हम बुद्धि के द्वारा या विवेक के द्वारा उसे जान सकते हैं, अर्थात हम वास्तविक को ही जान सकते हैं। अर्थात जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है, अर्थात हम विवेक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और जो कुछ बुद्धिगम्य है अर्थात जो कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वह वास्तविक है, अर्थात जो वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो बुद्धिगम्य है वो वास्तविक है। यह कथन हीगल का है। इससे संबंधित भी नेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हीगल के अनुसार विश्व आत्मा के विकास का प्रत्येक सोपान अगले सोपान का बोध कराता है, अर्थात हीगल का मानना है कि विश्व आत्मा के विकास का जो प्रत्येक चरण या सोपान है वह अगले सोपान का बोध कराता है, अर्थात एक कड़ी से दूसरी कड़ी या एक क्रम से दूसरे क्रम का ज्ञान कराता है। ये सोपान आंतरिक तथा बाह्य जगत, यह सोपान आंतरिक तथा बाह्य जगत दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात ये सोपान आंतरिक एवं बाह्य जगत, आंतरिक का अर्थ यहाँ अंतरात्मा से लिया गया है और बाह्य जगत में जब हम देखते हैं उसको आंखों के द्वारा जो दिखाई दे रहा है वो बाह्य जगत है, दोनों में पाए जाते हैं। आंतरिक सोपान विचार जगत का बोध कराते हैं, अर्थात आंतरिक जो सोपान है हमारी अंतरात्मा है वो एक विचार जगत का बोध कराते हैं, अर्थात एक विचार सत्य क्या है, ऐसा विचार धर्म पुण्य क्या है, ये एक आत्मा का विचार है, अर्थात ये विचार जगत का बोध कराते हैं। तथा बाह्य सोपान जो हम आंखों के द्वारा देखते हैं दृश्य जगत का है, अर्थात जो हमें दिखाई देता है उसको बाह्य सोपान हीगल कहता है। हीगल के अनुसार विश्व आत्मा के विकास का प्रारंभिक रूप भौतिक अथवा जड़ जगत है, अर्थात हीगल के अनुसार
पहले पहले विश्व आत्मा अर्थात ईश्वर का आगमन जब पृथ्वी पर हुआ तो पहले भौतिक और जड़ जगत का था। भौतिक एवं जो जड़ जगत है उसका निर्माण हुआ, अर्थात चेतन जगत का आविर्भाव उस समय नहीं हुआ था। प्रारंभ में भौतिक अथवा जड़ जगत का आविर्भाव हुआ था। उसके बाद यह वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों और प्राणियों में अभिव्यक्त होती है, अर्थात जो विश्व आत्मा का जो अवतरण हुआ था वो जड़ जगत के बाद वनस्पतियों और प्राणियों में अभिव्यक्त होती है। उसके बाद में पेड़ पौधों वनस्पतियों का आविर्भाव होता है, उसके बाद में प्राणियों का निर्माण होता है और इसी प्रकार इसका उच्चतम रूप मनुष्य रूप में प्रकट होता है, अर्थात विश्व आत्मा का जो उच्चतम रूप है वो मनुष्य रूप में प्रकट होता है, अर्थात जो ईश्वर का मूल जो रूप स्वरूप है वो मनुष्य में प्रकट होता है। मनुष्य की स्थिति सर्वोपरि होती है। हीगल ने बताया है कि इस जगत में मनुष्य की स्थिति सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर होती है, क्योंकि उसमें चेतन आत्मा रहती है। क्योंकि आत्मा चेतन रूप में केवल मनुष्य में रहती है, इस प्रकार क्योंकि उसमें चेतन आत्मा रहती है तो मनुष्य में ही चेतन आत्मा रहती है, इसलिए इसको सर्वोपरि बताया है। विश्व आत्मा का बाह्य विकास विभिन्न सामाजिक समस्याओं के रूप में होता है। हीगल का विचार है कि विश्व आत्मा का बाह्य विकास विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के रूप में होता है। सभी सामाजिक संस्थाओं का नियामक तथा रक्षक होने के नाते राज्य का स्थान सर्वोच्च है, अर्थात सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक निकाय हैं, उनका सर्वोच्च रक्षक होने के नाते राज्य का स्थान सर्वोच्च है, अर्थात समाज में सामाजिक संस्थाओं के अलावा राज्य का स्थान सर्वोच्च है, अर्थात समाज से सर्वोच्च राज्य को स्थान देता है। यही कारण है कि हीगल राज्य को विश्व आत्मा का पार्थिव स्वरूप अथवा पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वर कहता है। इसी कारण हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहता है, अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर की विद्यमानता कहता है, अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर के रूप में राज्य विद्यमान है। विधि निर्माण, नैतिकता सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, अर्थात हीगल का मानना है कि कानून का निर्माण करना, नैतिकता के सभी नियम सभी कुछ राज्य के अंतर्गत, अर्थात कानून और नैतिकता सब कुछ राज्य के अंतर्गत है। और क्योंकि राज्य स्वयं एक नैतिक संस्था है, अर्थात हीगल राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। क्या मानता है? नैतिक संस्था। कई बार इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के एग्जाम में कि राज्य को नैतिक संस्था मानता है, तो नैतिक संस्था हीगल मानता है। उसका स्थान सर्वोपरि है, अर्थात राज्य का स्थान सर्वोपरि मानता है हीगल, इसलिए उसे साधारण नैतिकता के नियमों से नहीं संबोधित किया जा सकता, अर्थात साधारण नैतिकता के नियमों से राज्य को संबोधित नहीं किया जा सकता और न ही राज्य का निर्माण हो सकता है। हीगल द्वारा प्रतिपादित विश्व आत्मा शाश्वत है, अर्थात हीगल के द्वारा प्रतिपादित विश्व आत्मा शाश्वत है, अर्थात लंबे समय तक जो भी प्रकट हमारे सामने है वो शाश्वत है एवं इसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से निरंतर होता रहता है, अर्थात हीगल कहता है कि इसका निर्माण या इसका विकास जो है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से निरंतर होता रहता है। उसने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे, 3 तत्व बताए थे, वाद, प्रतिवाद और संवाद। उनके माध्यम से इसका विकास निरंतर होता रहता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से विश्व आत्मा के विकास को हीगल 3 क्रमों में विभाजित करता है, अर्थात हीगल जो है वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से विश्व आत्मा के विकास को 3 क्रमों में विभाजित करता है। पहली स्थिति में वह पूर्वी देशों की स्थिति बताता है कि पहले पूर्व के देशों का निर्माण हुआ। हीगल के अनुसार सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर पूर्व के देशों की उत्पत्ति हुई, यही सभ्यता का विकास हुआ। जब भारत और चीन की सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीन मानी जाती है, इसलिए हीगल के अनुसार
पहले स्थिति में पूर्वी देशों का निर्माण होता है। दूसरी स्थिति में यूनानी और रोमन राज्यों की थी, अर्थात दूसरी स्थिति में रोमन और यूनानी राज्यों की उत्पत्ति होती है। पूर्वी देशों के बाद यूनान और रोमन में सभ्यता का विकास हुआ था। तीसरी स्थिति में हीगल कहता है कि जर्मन राज्य के उत्थान की स्थिति होगी, अर्थात तीसरी जर्मनी राज्य की स्थिति का उत्थान होगा या जर्मन राज्य के उत्थान की स्थिति होगी। इस प्रकार हीगल 3 स्थितियों में पृथ्वी के देशों को विभाजित करता है।